में फर्स्ट लेक्चर है, बाकी भी कंटिन्यू होंगे आपके लेक्चर। और फर्स्ट थिंग ये है कि जब भी क्लास चलता रहे, आपको कैसा भी डाउट आता है, एक तो नंबर सारे टीचर्स के आपके पास अवेलेबल है, जिस ग्रुप में आप जुड़े हो उस ग्रुप में सारे टीचर्स भी है, तो आप पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि क्लास में आपको कुछ नहीं समझा है या बिल्कुल सर के ऊपर से चला गई बातें आपको, तो आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं टीचर्स को। ठीक है, अपने डाउट्स डिफिकल्टी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और माइक म्यूट कर ले बेटा। हाँ, क्लास जब भी चलेगा तो आप लोग अपना माइक जो है वो म्यूट रखें, और जब भी कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके, मतलब ये तो अब आप यूज टू हो गए होंगे, आज सेकेंड ईयर है, कोविड के कारण जब ऑनलाइन चल रही है सारी चीजें। ठीक है, तो ये सब बातों से तो आप यूज टू हैं, कब माइक अनम्यूट करना है, कभी म्यूट करना है। लास्ट ईयर काफी बच्चों को इशू फेस हो रहा था, ये सब चीजें फेस कर रहे थे फर्स्ट टाइम वो लोग, लेकिन अभी आप सभी यूज टू हैं। तो इंट्रोडक्शन की तरफ तो मैं जाऊंगा नहीं, सभी के नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे आप क्लास में रिस्पॉन्स करेंगे, एक एक बच्चे का नाम और आपका कितना आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहे हो, उस सब पे डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस और आपके सिलेक्शन के चांसेस, किस लिमिट तक आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो एक चीज बस आपने ध्यान में रखनी है, जो क्लास आपकी कंटिन्यू है, जो रनिंग है क्लास, उसमें से यदि कुछ भी आपको नहीं समझता है तो आप टीचर को उसी दिन सेम डे कांटेक्ट कर लें, ताकि आपके सारे डाउट डिफिकल्टीज जो है वो क्लियर हो पाए। ठीक है, नाउ आज अपन फर्स्ट डे बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। और यदि आप जेई की बात करें, जेई मेंस या फिर जेई एडवांस, तो 32-35 चैप्टर्स जो हैं वो आपको 2 साल में जेई के लिए पढ़ना है, चाहे जेई मेंस हो या फिर जेई एडवांस। और इन 35 चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स जो है जो कि बहुत बेसिक है और जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, और इनिशियल स्टेज पे वो टॉपिक लेने का रीजन केवल इतना है कि आपने क्लास 10th तक भी उसको पढ़ा है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे। तो जो सबसे चैप्टर डिफरेंस जेई, देखिए जेई मेंस और जेई एडवांस, इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। जेईई मेंस जो है वो जेई एडवांस की क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लिए आपको जेई मेंस जो है वो पहले क्वालिफाई करना होगा, और उसमें से कुछ टॉप 20% स्टूडेंट्स को जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करा के देते हैं। जेई मेंस के थ्रू आप एनआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जितने भी हैं। ठीक है, और उनमें आपको एडमिशन मिलता है, जिससे आपको बीटेक का डिग्री मिलेगा। और यदि आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना होगा। तो जेईई मेंस प्री एग्जाम आप समझ सकते हैं, और जेई एडवांस जो है वो फाइनल एग्जाम। कई बच्चे केवल जेई मेंस की तैयारी करते हैं और कई सारे बच्चे हैं जो जेई एडवांस की भी तैयारी करते हैं। जिनका मोटो केवल एनआईटीज में पढ़ना है वो केवल जेई मेंस का तैयारी करें। जेई मेंस में 25 क्वेश्चंस आते हैं, सारे सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए +4, और नेगेटिव यदि आप करते हो तो -1। इस बार से पैटर्न जो है वो जेई मेंस ने थोड़ा सा चेंज किया है। अभी तक 25 सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते थे, लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर से
उन्होंने 25 ही क्वेश्चन आपको करने हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है वो आपको 30 क्वेश्चन दे। अभी तक ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते थे, सारे कंपलसरी थे। लेकिन जेईई मेंस में लास्ट ईयर जो चेंजेस किया है वो ये किया है कि आपको 30 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 20 ऑब्जेक्टिव हैं कंपलसरी, और 10 क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप मतलब आपको उसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको आंसर करनी थी। ऐसे 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 ही क्वेश्चन करने हैं। तो पहली बार जो है कोविड की वजह से 5 क्वेश्चन ऑप्शनल दिए गए हैं जेई मेंस में। और जेईई मेंस जब शुरू हुआ था और तब से अब तक बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है। आप सभी बच्चे बड़े आसानी से जेई मेंस क्वालिफाई कर सकते हो। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने हैं, जो आपको क्लास में बताया जा रहा है आप केवल उसी पर फोकस करिए। बस कोशिश करिए कि क्लास में जो आपको बताया गया है उस पर जो आपसे पूछा गया है उसका रिस्पॉन्स आपको आना चाहिए। जो क्वेश्चंस, जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे वो असाइनमेंट प्रॉपर सबमिट करिए, टाइम टू टाइम सबमिट करिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। आप यदि ये बातों को 2 साल तक कंटिन्यू कर लोगे, कोई ताकत नहीं है जो आपको जेई करने से रोक दे। बड़ी आसानी से, मतलब मैं आपको बता दूं कि यदि 300 मार्क्स का पेपर है और आप उसमें 50% परफॉर्मेंस भी दिखाते हो, 50%, तो भी आप जेई मेंस क्वालिफाई कर सकते हो और अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। कभी भी कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का तो कुछ भी नहीं है। आपको जेईई में जितना भी रिक्वायर्ड है ए टू जेड, हर टॉपिक, हर चैप्टर यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, चाहे 10th में वो आपको डिलीट कर दिया गया हो या नहीं किया गया। जेई में जो भी आपको पढ़ना है, जितनी जरूरत है, ठीक है, ए टू जेड का मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज से आपको बिल्कुल नीचे से उठा के ऊपर तक लेके जाएंगे हम। लेकिन आपसे बस एक ये सपोर्ट चाहिए कि जहाँ पे भी आपको दिक्कत जाएगी, जो नहीं समझेगा उसको आप जरूर पूछिए, ठीक है, मन में ना रखें उसको। और जो भी आपके मन में अभी सवाल आ रहे हैं इनिशियली आप उसको पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जैसा बाकी बच्चे पूछ रहे हैं। पवन ने पूछा था ये क्वेश्चन 10th में जो सिलेबस डिलीट कर दिया गया वो 11th-12th में यदि होगा तो आप बताएंगे? तो बिल्कुल बताएंगे। आपकी और भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई भी सवाल आपके मन में है आगे बातों को लेकर, तो वो अभी आप पूछ लें और थोड़ी ही देर में हम शुरू कर रहे हैं। जिनको भी आवाज नहीं आ रहा है एक बार चेक कर लें अपना कनेक्शन, क्योंकि बाकी बच्चों तक मेरी वॉइस पहुंच रही है, कुछ एक बच्चे लिख रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा है, तो एक बार आप चेक कर लें कनेक्शन। हाँ वॉइस मेरे को पता है कुछ बच्चों तक ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन काफी कुछ तक प्रॉपर कनेक्शन आप कर लीजिए, पहुंच जाएगा वॉइस। थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू भी रह सकता है, नेटवर्क इशू के कारण भी कभी कभी ये होता है, तो बीच में कभी भी स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है, या हैंग हो जाता है। तो आप सभी जो है वो एक बार बाहर निकल के फिर से री एंटर करें क्लास में, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से या मोबाइल में डेटा बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम। जेईई मेंस एग्जाम देखिए, अनिरुद्ध सेन
इनको जेई करना है। वेरी गुड अनूप, बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा है अपना नाम। अनिरुद्ध सैन, सर इन जेईई एग्जाम विच सब्जेक्ट डू दे आस्क। देखिए 3 सब्जेक्ट मेनली पूछे जाते हैं जेईई में, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। 3 सब्जेक्ट आएंगे। इन तीनों सब्जेक्ट में टोटल 30 टोटल 90 सम्स आते हैं। 90 क्वेश्चन, जो लेटेस्ट पैटर्न है जेई का वो बता रहा हूँ आपको। 30 क्वेश्चन इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब यू हैव टू अटेम्प्ट 75 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस इन ईच क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट। हर क्वेश्चन के लिए +4 और -1 नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 मार्क नेगेटिव होता है। और एक अच्छी बात जो है वो ये है कि जो जेई का सिलेबस है ये आपको केवीपीवाई के लिए भी कॉमन है, और आपको यदि एनडीए का एग्जाम देना है तो एनडीए के लिए भी जेई का जो सिलेबस है वो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि एनडीए में लेवल काफ़ी कम होता है। यदि आप जेई का तैयारी कर रहे हैं तो आप एनडीए बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए जेईई का सिलेबस आप फॉलो करिए। आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो बिट्स पिलानी का एग्जाम हो, या फिर आपको एनडीए का एग्जाम देना हो, या फिर आपको केवीपीवाई का एग्जाम देना हो, इन सभी के लिए हेल्पफुल है केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप तैयार करिए। हाँ, सीडीएस के लिए भी सिलेबस सेम है। 11th-12th का जो सिलेबस है साइंस सब्जेक्ट से आप लेके पढ़ रहे हो, हर जगह पर आपको ये हेल्प करेगा। तो आप बिल्कुल जो शोर से तैयारी इसकी शुरू कर दीजिए। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको जो भी डाउट आएंगे उन डाउट्स को आप क्लियर करते जाएं। एमएसटी सीईटी, एमएसटी सीईटी जो है सिलेबस एमएसटी सीईटी का भी यही आता है। और एमएसटी सीईटी में अभी तक महाराष्ट्र स्टेट में, बाकी सारे स्टेट में 11th+12 दोनों आता था और सेम सिलेबस था, तो जेई का है। केवल महाराष्ट्र में आपका 11th का जो सिलेबस था वो पहले कुछ सालों तक नहीं आता था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने 20% सिलेबस 11th का ऐड किया है, और धीरे धीरे वो 11th का और भी चैप्टर बढ़ाएंगे। और इस तरीके से 11th और 12th दोनों के चैप्टर एमएसटी सीईटी में भी आते हैं। मतलब एमएसटी सीईटी आपको देना हो, चाहे जेई मेंस देना हो, चाहे जेई एडवांस देना हो, चाहे केवीपीवाई देना हो, चाहे एनडीए देना हो, चाहे सीडीएस देना हो, सबके लिए सिलेबस कॉमन है। यही सिलेबस है, तो बहुत ज़्यादा नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ यदि आपको जेई मेंस या जेई एडवांस क्वालिफाई करना है तो जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए आपको केवल 50 to 60% परफॉर्मेंस अपनी दिखानी है। 50 to 60% को मोटे तौर पे आप देखोगे तो 100 में से आपको 50 से 60 क्वेश्चन, यदि मैं 100 क्वेश्चन का पेपर लेता हूँ तो 50 से 60 क्वेश्चन आपने सही सही करने हैं। बस इतना आप कर सकते हैं, इतना हम आपको कैपेबल कर देंगे। 2 साल हमने स्टडी करनी है। आज फर्स्ट डे है, ठीक है, और अभी से आपके पास 2 साल है। और यदि फर्स्ट डे से ही आप ये मान के यदि पढ़ाई करोगे कि नहीं मेरे को सिलेक्ट होना ही है, और आप ये देख रहे हो कि हर जगह सिलेबस सेम ही है, सबके लिए अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक ही सिलेबस पढ़ना है। जब एक ही सिलेबस पढ़ना है तो बिल्कुल उसको, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल है इसमें जेई मेंस और जेई एडवांस। देखिए जेई एडवांस का जो एग्जाम है ये वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम है, और बहुत जगह आईआईटी से पास आउट बन। देखिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा। ये है कि क्यों हमको आईआईटी से ही या एनआईटी से ही इंजीनियरिंग करना चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है कि बहुत बहुत सारे बच्चे, मतलब करीबन 13 से 14 लाख बच्चा हर साल जेई का एग्जाम देता है ऑल ओवर इंडिया, और उनमें से 10 लाख बच्चा कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग जरूर कर लेता है। मतलब हर साल 10 लाख इंजीनियर पैदा हो रहा है। अभी आपको 6 साल है इंजीनियर बनने, 11th-12th आप पढ़ोगे और 4 साल आप अपनी बीटेक की डिग्री लेने में लगाओगे, 60 लाख इंजीनियर वैसे ही पैदा हो जाएगा। तो बहुत टफ कंपटीशन है। मतलब इतना इंजीनियर है कि आप यहाँ से एक पत्थर गिराओगे, जहां पर पत्थर गिरेगा, आपका स्टोन गिरेगा,
वहीं से एक इंजीनियर खड़ा हो जाए कि सर मैंने भी इंजीनियरिंग किए रखा है। तो इंजीनियर तो बहुत पैदा हो रहा है, फर्क केवल इतना है कि आपने किस जगह से इंजीनियरिंग किया हुआ है। तो एक ये होता है कि कंपनी आपको, भाई आप जा रहे हो, भाई सर मेरे को रख लीजिए जॉब पे, मैंने यहाँ यहाँ से इंजीनियरिंग कर रखा है, ये देखिए मेरा सर्टिफिकेट। तो बोलेगा ठीक है, देखते हैं, बुलाते हैं आपको। और दूसरा होता है कंपनी आएगी और आपको पिकअप करेगी, चलो आप मेरे साथ काम करो। तो दोनों बातों में फर्क है। एक वही जॉब है जिसको आपने इस तरीके से मांगा है, और एक वो जॉब है कंपनी आपको उठा के लेके गई। दोनों जॉब में फर्क आएगा कि नहीं? इतना ही फर्क है कि आप साधारण इंजीनियरिंग कॉलेज से, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करते हो, या फिर एनआईटी से या आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हो। बिल्कुल एम बांध लीजिए कि मेरे को आईआईटी से इंजीनियरिंग करना है, कोई ताकत है नहीं जो आपको रोके। बड़े आसानी से आप इंजीनियरिंग एग्जाम निकाल सकते हो। सिलेबस 11th और 12th का है। और आपको ये भी बता दें कि जेई मेंस में तो 10th का ट्रिग्नोमेट्री का जो आप पार्ट पढ़ते हो, हाइट एंड डिस्टेंस, वो क्वेश्चन, उस लेवल का क्वेश्चन भी जेई मेंस में आता है। 10th के जो सिंपल आपने एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के जो क्वेश्चन कर रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, आप जेई मेंस का रिसेंटली जो 2021 में पेपर आपके अभी हो रहे हैं, 2021 में जेई के, यदि आप वहां पर सर्च करें 2021, गूगल पे आप जाइए, सर्च करिए 2021 हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन जेई मेंस, तो आपको मिल जाएंगे। कि आप वो क्वेश्चन तो आप अभी लगा सकते हो जब आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी। तो कुछ 3-4 चैप्टर ऐसे हैं मैथ्स में और लगभग हर सब्जेक्ट में, कि जो बड़े इजी पढ़ते हैं और बड़े आसानी से आप वो 4-4 क्वेश्चन तो निकाल सकते हो। तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं 30 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और 25 क्वेश्चन में भी आपने 50-60% परफॉर्मेंस आपकी दे दी, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो 25 क्वेश्चन में 50% यदि क्वेश्चन में आपको बोलूं तो 12.5-13 क्वेश्चन होता है। 13 क्वेश्चन में मान के चलूं तो 13 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो आप, या 2 या 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे जो बड़े 2 साल में आप स्टडी करेंगे तो यूं ही टिक कर देंगे। तो 4-5 क्वेश्चन का तो गारंटी ऐसा है कि विद इन अ सेकेंड आप उसको आंसर कर सकते हो। अब मेन आपका जो फोकस है वो 10 क्वेश्चन बनाना है। आपने 2 साल आप इतनी भी स्टडी नहीं करोगे कि वो 10 क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, आपको बहुत बेहतर करना है, आउट ऑफ स्कोर लाना है, 300 में 300 स्कोर आपने करना है। आप वैसी तैयारी सोच के करेंगे तो आप निश्चित है जेई मेंस अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो बस एक बेसिक इशू जो है, चाहे एमएसटी सीईटी का एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, केवीपीवाई हो, हर जगह सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का कॉमन है। यही सिलेबस आपको लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिस्कस करना है, पढ़ना है। इसलिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जब भी क्लास आपका अभी शुरू हो रहा है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। उसको कोई भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि पढ़ते पढ़ते आप स्क्रीनशॉट ले लेके रखते जाएं, लेकिन एक फाइनल फेयर कॉपी आप जरूर बनाएं हर सब्जेक्ट के लिए, और उस कॉपी में अपने नोट्स को जरूर लिखें। एक बात। दूसरा, एक पर्सनल डायरी आपकी, या एक ऐसा कॉपी, आप फॉर्मूला बुकलेट नाम दे सकते हैं, 2 साल तक आपको वो अपने पास रखनी है। और पढ़ते पढ़ते कई बार हम लोग आपको बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स, जो कि बुक्स में भी आपको नहीं मिलेंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो कि डायरेक्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं होती, या कॉपी के बीच में जब आप कहीं लिख लेते हो उसको, फाइनल एग्जाम के बाद जब रिवीजन के वक्त आप उसको ढूंढते हो, सर्च करते हो, तो वही चीज नहीं मिलती है। तो कुछ ऐसी बातें जो फॉर्मूला है या शॉर्टकट्स हैं, तीनों सब्जेक्ट में पढ़ते पढ़ते जब आपको मिलेंगे तो आप उसको वो एडिशनल कॉपी में लिखते जाइए, और 2 साल तक उस कॉपी को मेंटेन करिए, और फ्री समय में उस कॉपी को रीड करते रहिए। क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो चीजें आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक याद रख सकते हैं। आज से 2 साल बाद आपको एग्जाम देनी है, उसको आपने आज फर्स्ट डे से ही प्रिपरेशन वैसी शुरू करनी है कि मेरे को कुछ नई चीज मिली, कि मेरे को ये नहीं पता था, ये मेरे को ये बुक में पढ़ने के बाद भी नहीं मिला, जो मेरे को यहाँ बताया गया
तो ये बड़ी अच्छी चीज है, इसको अलग कॉपी में नोट कर लीजिए, और जब आपका फ्री समय हो, फ्री टाइम हो, उसमें आप उसको रिवाइज करें। रिवाइज जरूर, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ पढ़ के रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको जो भी यहाँ पर नोट्स बनाए जाएंगे उनका स्क्रीनशॉट लेने को बोला जाएगा। स्क्रीनशॉट क्लास खत्म होने के बाद फेयर कॉपी में आप उसको कॉपी करिए, तो आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा। उसमें आपकी डिफिकल्टीज भी निकल के आ जाएंगी कि मेरे को ये पर्टिकुलर जगह पर नहीं समझी थी, तो मैं सर को कॉल करके पूछ लेता हूँ भाई, या पूछ लेती हूँ कि सर ये बताइए जरा कैसे आया, मैं थोड़ा समझा नहीं। ठीक है, तो आपको उसको 1 to 1 डाउट सॉल्विंग क्लासेस में इंटरेक्शन करके आपको पर्सनली चीजें, बिल्कुल आप हेजिटेट नहीं करिए। हम लोग देखने में ही थोड़े डरावने हैं, लेकिन बाकी आपको बिल्कुल आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो विश्वास रखिए अपने ऊपर भी और अपने टीचर्स पे भी। ठीक, और बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने पढ़ना है, और बिल्कुल ये मान के पढ़ना है कि नहीं मैं तो एग्जाम को एकदम क्लियर करके ही रहूंगा, फाड़ दूंगा पेपर जब भी आएगा पेपर मेरा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी तैयारी मान के आप करिए, निश्चित है आपका, बिल्कुल आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। पर गाइड्स वगैरह कैसे प्रेफर करनी है? गाइड्स नहीं चलती हैं यहाँ पर, कोई गाइड वाइड नहीं आएगा। हाँ, आपका केवीपीवाई जो एग्जाम होता है, इट इज किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। इसमें बच्चों को छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप दिया जाता है, और साइंटिस्ट बनते हैं इसके बाद बच्चे अपने जाके। ठीक है, तो केवीपीवाई बहुत अच्छा एग्जाम है, बच्चों को स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, बहुत कम बच्चे वहां तक पहुंच पाते हैं, अच्छा खासा लेवल होता है। ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं वो भी इस एग्जाम को हर बच्चा देता है। ठीक है, और हर बच्चा निकाल नहीं पाता। जेई मेंस में यदि मान लो 70% बच्चा निकल रहा है, तो केवीपीवाई में केवल 20-25% स्टूडेंट ही निकल पाते हैं। और गाइड्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, सर बिट्स की एग्ज़ाम कैसी है? बिट्स एग्ज़ाम अच्छा है। बिट्स पिलानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, अलग से बीटेक की तैयारी आपको कराता है, बीटेक की डिग्री देता है, और प्लेसमेंट भी अपनी कंपनी में भी वो लोग दे देते हैं। तो बिट्स से भी पढ़ाई करना अच्छा रहता है, कैंपस सिलेक्शन बहुत अच्छे हैं बिट्स के भी। ठीक है सर, व्हाट अबाउट द बुक्स? बुक्स को धीरे धीरे जैसे भी हम आपसे चलेंगे आगे, बुक्स को मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, आपके हर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बुक्स के बारे में एक चीज आपको बता दूं, आप केमिस्ट्री जो है एनसीईआरटी बिल्कुल घोट लीजिए। एनसीईआरटी जो बुक आता है सीबीएसई का, ठीक है, एनसीईआरटी वो केमिस्ट्री के लिए बिल्कुल अच्छी बुक है। केमिस्ट्री वाले सर भी आपको बताएंगे, क्योंकि वहाँ एक एक लाइन से जेई में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन फिजिक्स और मैथ्स, इसमें 25% केवल आपको सिलेबस जो है वो जेई मेंस में या जेई एडवांस में आपसे एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, फिजिक्स और मैथ्स में। तो फिजिक्स और मैथ्स के लिए एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट नहीं है, केमिस्ट्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव की बुक्स लगेंगी, एक तो स्टडी मटेरियल हमारा खुद का मोमेंटम का है, वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उसी से स्टडी आपकी कराई जाएगी, वही आपको फॉलो करना है। उसके बाद भी एडिशनल क्वेश्चन आपको यदि लगते हैं, तो उसके लिए हम आपको बुक्स बताएंगे, वो बुक्स आप परचेज कर लीजिएगा, उस बुक से क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी वरीड ना हो किन्हीं भी चीज़ों को लेके। सर व्हाट अबाउट आईआईटी? नो feels about it much, everyone talks about IIT। देखिए, ट्रिपल आईटी जो है वो तो टेक्नीशियंस के लिए जो है, क्लास 10th के बाद भी आप ट्रिपल आईटी की तैयारी कर सकते हो। ट्रिपल आईटी बहुत अलग चीज़ हो जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और आईआईटी अपने आप में, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार आप आईआईटी से पास आउट हो जाओगे तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जॉब चलकर खुद आपके पास आएगी, आपको जॉब के पास तक नहीं आना है। कभी भी किसी बंदे को नहीं देखोगे आईआईटी से पास आउट है और घर में बैठा है। इतने गट्स डेवलप हो जाते हैं कि आराम से वो कुछ ना कुछ अपना जरूर कर लेगा, यदि नौकरी नहीं करेगा तो अपना कुछ जरूर बहुत अच्छा कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए आप उसकी तैयारी में लगे हैं, उसी के बारे में सोचें, उसको बड़ा अच्छे से आप निकाल सकते हैं।
चलिए, तो थोड़ा बहुत स्टडी की भी बात कर लेते हैं और धीरे धीरे ये बातें तो अपनी चलती रहेंगी। आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको पूछते रहें, ठीक है, मन में ना रखें। आपके डाउट्स जरूर क्लियर होने चाहिए। डाउट्स क्लियर होंगे तो फिर आपको इंटरेस्ट भी आएगा सब्जेक्ट में। कोशिश हमारी ये है कि इनिशियल स्टेज पे आपका इंटरेस्ट बन गया तो आगे तक हम उसको बना के रख पाएंगे। तो ज़रूर आप रिस्पॉन्स करिए चीज़ों को। और जैसा आपको बताया, फाइनल एक फेयर कॉपी बनाइए हर सब्जेक्ट के लिए, उसमें आप उसको नोट करें। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत डिफिकल्टी जाती है, नहीं देखिए, डिफिकल्ट तो लगभग हर सब्जेक्ट है। आप यदि समय दोगे और समझ के करोगे, किसी भी चीज को समय दोगे और समझ के करोगे तो डिफिकल्टी बहुत हद तक आपकी कम हो सकती है। हम कोशिश करेंगे हर चीज को समझ के करने की, रट्टा नहीं लगवाएंगे आपको। ठीक है, स्टडी मटेरियल जैसे ही रजिस्ट्रेशन आपके खत्म होते हैं सारों को एक साथ ऑर्डर दिया जाता है और उसके बाद तक आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कब आपको कलेक्ट करना है स्टडी मटेरियल। तो आसानी से आप कलेक्ट कर लेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ग्रुप में आपको दे दिया जाए। चलिए, तो नाउ वी स्टार्ट फॉर क्लास। आज का तारीख है 19 अप्रैल। मैं आप सभी ये बताइए इसका क्या मतलब। आज अपना जो पहली जो बात है वो मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। कोई बता सकता है फुल फॉर्म? हाँ, वेरी गुड। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट 10th में आप सभी ने डिस्कस किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा मैं आपको बता रहा था कि 11th और 12th दोनों मिलाकर जेई में लगभग 35 चैप्टर्स हैं। और वो 35 चैप्टर्स में से कुछ एक चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, लगभग हर चैप्टर में आपको काम में भी आएंगे और इम्पोर्टेंट भी है। और इसके पीछे, इससे शुरुआत करने के पीछे का रीज़न ये है कि आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा है, इससे आप यूज टू हैं, रूबरू हैं, फेमिलियर हैं। तो थोड़ा बहुत आपको टच करके जाएंगी चीज़ें, एकदम बाउंसर आपको ना पड़े फर्स्ट डे से। इसलिए ये चैप्टर लिया है कि क्लास 10th में आपने कुछ तो भी पढ़ा है, ठीक है। तो एक बेस हमारा हमारे पास है, इसलिए हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, सो क्वाड्रेटिक का जो मतलब है वो ये है कि when the highest power of the variable is 2, then the polynomial is called quadratic polynomial, and when it is equated to 0, then it is called quadratic equation. मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो आपका 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर, टोटल चैप्टर्स के नाम बता दें एक बार। अच्छा, टोटल चैप्टर जो है वो 35 है और 5 यूनिट है टोटल, 11th और 12th दोनों मिला ली जाए। और एक आप पढ़ते हो उसमें एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में आपने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज जिसको आपने प्रोग्रेशन बोला है, जो कि आप क्लास 10th में अगेन पढ़ते ही हो। बाइनोमियल थ्योरम है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, डिटर्मिनेंट है, मैट्राइसिस है, प्रोबेबिलिटी है। ये एल्जेब्रा का पोर्शन है। उसके बाद आप पढ़ते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी क्लास 11th में आपने पढ़नी है, जिसमें है पॉइंट्स, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। 6 चैप्टर हैं ये। फिर आप पढ़ते हो टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री क्लास 10th में टिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ी है केवल एक ही चैप्टर था, लेकिन यहाँ पर टिग्नोमेट्री के टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें से 4 क्लास 11th में और एक आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर टिग्नोमेट्री का टिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। दूसरा है टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। तीसरा है प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। चौथा चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। और पांचवा है इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपने टिग्नोमेट्री में पढ़ना है, ठीक है। सो ये इतना पोर्शन, एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और टिग्नोमेट्री, ये 3 यूनिट है जो क्लास 11th में आपने पढ़नी है। क्लास 12th में मैक्सिमम पोर्शन कैलकुलस का है। कैलकुलस में 2 कैलकुलस हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस।
डिफरेंशियल कैलकुलस में आप पढ़ते हो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 5 चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं। और इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 4 चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस के। ऐसे 9 चैप्टर कैलकुलस के हैं। फिर है वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट। ये क्लास 12 का पोर्शन है, क्लास 12 में इतना ही पढ़ना है। तो बेसिकली 3 यूनिट जो है क्लास 11th में, 2 यूनिट क्लास 12th में, टोटल 5 यूनिट है, 35 चैप्टर्स कवर करती हैं। Vector is a quantity, physical quantity which have magnitude and direction both, जिसमें डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, या फिर आप बोले मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, जब आपको मैग्नीट्यूड के साथ एक डायरेक्शन पर्टिकुलरली जब डिफाइन किया जाएगा तो उसको हम क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। तो सर कैन यू रिपीट क्वाड्रेटिक? हाँ, क्वाड्रेटिक मैं अब शुरू कर रहा हूँ। 3D is 3 dimensional coordinate geometry। 3D का मतलब है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन का। अभी तक आप जैसे क्लास 10th में केवल 2 डायमेंशन पढ़ते थे। ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, इसमें 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, 2 परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक। और जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। इसमें आपका लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन हो जाएंगी तो 3D। तो 3D आपने पढ़नी है, क्लास 12th में पढ़ेंगे। क्लास 11th में आपको केवल 2D, 2 डायमेंशन पे ही डिस्कस करना है, 3 डायमेंशन नहीं। एक्स वाई जेड एक्सिस, वेरी गुड पवन। ठीक है, 3 एक्सिस है वहां पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली बात, आपने जो वेरिएबल है पॉलिनोमियल का, यदि आप x में कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते हो और उस x में पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x है वो यदि 2 हो जाए तो पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0 देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो अभी तक आपने क्लास 10th में पढ़ा, standard form of quadratic equation तर सगळं माझ्यासारखंच आहे, 10वीचा बेसिक आहे ना. standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b, c, d r belongs to set of real number and आपने बोला है कि यदि एक क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, और इसलिए a should not be equal to 0, a का वैल्यू ऑफ 0 नहीं, क्योंकि if you take a 0 then this equation becomes bx plus c only, and in this case the highest power of the variable becomes 1 and it is called a linear equation. So quadratic बोला है, that means highest power of variable 2 होना जरूरी है, और इसलिए यहाँ पर ये जरूरी मेंशन करना है a should not be equal to 0, a को आप 0 नहीं लिख सकते। highest degree must be 0, नहीं, highest degree must be 0 नहीं बेटा पवन, highest degree must be 2 and a should not be equal to 0। ठीक है पवन, वेरी गुड, सृष्टि वाक करेक्ट है, ओके। हाँ ओके, चलेगा पवन, चलिए चलिए। हाँ, सो हाईएस्ट जो
पावर है, यदि आप यहाँ पर x पे पावर 3 ले लेते हो तो दिस बिकम्स अ क्यूबिक इक्वेशन, 4 ले लेते हो तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सो ऑन। जैसे जैसे डिग्री बढ़ाते जाओगे इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी, ये सब आपने पढ़ा, स्टैंडर्ड फॉर्म है बेसिक। सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लेंगे, तो केवल इतना। एक बात, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज दिस साइन इज बिलोंग्स टू, ये दिस इज कॉल्ड ए बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए बी सी आर रियल नंबर, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, आर को हम सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। तो ए बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब हो गया ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो हैं, आप यदि आप नंबर सिस्टम देखे होंगे तो मैं थोड़ा सा उसका एक आइडिया आपको दे देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, एक तो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आपके ये हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3, मतलब जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर आप जो नंबर्स रिप्रेजेंट करते हो, जीरो के राइट हैंड साइड जितने सारे नंबर्स होंगे दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। कैपिटल एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और जब आप इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जीरो भी इंक्लूड कर लोगे तो दे आर कॉल्ड द होल नंबर्स। मतलब होल नंबर्स सारे नेचुरल नंबर्स को अपने में कंटेन किए हुए हैं विथ जीरो। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर की सेट में केवल इतना फर्क है, नेचुरल नंबर के सेट में यदि आप जीरो भी ऐड कर देते हो तो वो सेट ऑफ होल नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर आपके एन जो है ये डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसके बाद आता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल आई से या फिर कैपिटल जेड से डिनोट करें। इंटीजर्स के लिए आई या फिर स्टैंडर्ड नोटेशन इसका जेड भी है, जेड से भी डिनोट करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स वो सारे नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करते हो, जीरो, जीरो के राइट हैंड साइड और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड के सारे नंबर्स। सो कंटेन बोथ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर। वेरी गुड। होल नंबर भी आएगा, ये सब अपने में कंटेन करें। ये इसके पीछे की कहानी भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद कोई बता सकता है इससे बड़ा कोई सेट? एक तो हो गया नेचुरल नंबर्स हो गया, फिर आ गया होल नंबर्स आ गए, फिर आ गया इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स के ऊपर कौन से नंबर? वेरी गुड, रैशनल नंबर आते हैं। तो दिस इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। Rational numbers denoted by capital Q. This is the set of rational number. और इसके बाद जो सबसे बड़ा सेट, हाँ, रैशनल और इरेशनल दोनों साथ में, जो नंबर रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे, जो इरेशनल नहीं होंगे वो रैशनल होंगे। मतलब रैशनल एंड इरेशनल आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो मैं उसमें से एक मेंशन किया हूँ रैशनल नंबर्स। और उसके बाद जो सेट आपका बनेगा ये क्लास 10 तक के लेवल के लिए सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर्स अभी आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स का, कैपिटल आर। ये जो लिखा था ये सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इनके पीछे आप ये देखिए कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। मतलब मैं आपको कोई भी नंबर दूं, आप उसको बोल देना वो रियल नंबर है, आप कभी भी गलत नहीं होंगे। 2 रियल नंबर है, -2 रियल नंबर है, 1/2 रियल नंबर है, 0.3 रियल नंबर है, √2 रियल नंबर है। क्योंकि सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर सेट ऑफ रियल नंबर है। ये जो सेट ऑफ रियल नंबर है ये अपने में सबको कंटेन किए हुए, मतलब हर नेचुरल नंबर रियल नंबर है, हर होल नंबर रियल। आप उल्टा नहीं बोल सकते, हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा।
हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, हर इंटीजर होल नहीं होगा, हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। आप अंदर से बाहर जा सकते हो। एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अंदर से बाहर सब हो सकता है, बाहर से अंदर नहीं हो सकता। मतलब हर रियल नंबर को नेचुरल नहीं बोलेंगे, लेकिन हर नेचुरल नंबर रियल नंबर। तो ये ऑर्डर है, इनमें फर्क भी आप जानते हो, इनके नोटेशन भी आप जानते हो। लेकिन एक बात जो मैं अब आपसे पूछूंगा, क्लास 10th तक ये रिस्ट्रिक्शन था आपके ऊपर, सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर क्लास 10 तक सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन क्लास 11 से एक और सेट आपको इंट्रोड्यूस होगा, अभी तक जो दुनिया आपने देखी नहीं, अब क्लास 11 में आप वो भी देखोगे। कोई बता सकता है इसके ऊपर भी कोई सेट ऑफ नंबर है? 10 तक तो यही हाईएस्ट था, लेकिन किसी ने एडिशनल स्टडी करी हो या एडिशनल बुक से क्लास 10th में पढ़ा हो या पहले कहीं देखा हो, सुना हो कि सेट ऑफ रियल नंबर्स से भी बड़ा कोई सेट ऑफ नंबर्स है, उसको क्या बोलते हैं? कोई जानता है आप में से? वेरी गुड। सो ओमकार बोल रहे हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी गुड। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्लास 11 से आपको इंट्रोड्यूस होगा, और अभी तक का ये सबसे बड़ा सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इसके भी ऊपर आए। दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर भी बोलते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स केवल इमेजिन किए गए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इसके पीछे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस होने के पीछे का रीजन क्या है, वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात आप ये समझें कि आपको स्टडी करनी है इस चैप्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में एक बात आप सभी बच्चों ने पढ़ी है, और वो है आपका नेचर ऑफ रूट्स, जो कि डिस्क्रिमिनेंट पर बेस करता है। नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट। वहां पर आप सभी ने ये पढ़ा है कि यदि कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होते हैं। कैपिटल डी यदि आपका 0 है तो रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। लेकिन कैपिटल डी आपका नेगेटिव हो जाएगा तो रूट्स आप लिखते थे नॉट रियल, और क्वेश्चन वहीं छोड़ देते थे। यदि कोई क्वेश्चन आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो उसके रूट्स निकालने के पहले आप सबसे पहले फाइंड करते थे उसका डी, और यदि उसका डी नेगेटिव आ जाता था तो आप बोलते थे रूट्स आर नॉट रियल, और क्वेश्चन वहीं समाप्त। उसके आगे आप फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते थे, उसके रूट्स नहीं फाइंड करते थे, क्योंकि नॉट रियल आ गए थे। लेकिन क्लास 11 से आप उसके आगे भी सॉल्व करोगे, क्योंकि अब इंट्रोड्यूस होगा ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉट रियल, जो रियल नहीं है, वो क्या होते हैं? दे आर इमेजिनरी नंबर्स, उनको इमेजिन किया गया। सो मैं अब आपके साथ जैसे एक बात ये डिस्कस करूं कि मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे देता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक। यदि आप इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है वो आता है -3, मतलब नेगेटिव आता है। इसका रूट नेगेटिव आता है, सॉरी डी नेगेटिव आता है, -3 आता है, डी इज नेगेटिव। और इसलिए जब क्लास 10th में ये क्वेश्चन आता तो आप बोलते रूट्स आर नॉट रियल एंड क्वेश्चन खत्म। बट क्लास 11th में हम ये नॉट रियल रूट भी निकालेंगे। तो एक बात आपने ये समझनी है कि नॉट रियल रूट्स जो है वो केवल उनको, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनको केवल इमेजिन किया गया है, आप इनको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। अब आप यदि इसका फॉर्मूला मेथड से जब आप इसके रूट्स फाइंड करते, तो आप सभी ने पढ़ा है रूट्स फाइंड करने का
फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ओवर डी अपॉन 2a। और यही वो रीजन है कि जब आप ये d का वैल्यू -3 यहाँ डालते हो तो -3 का रूट एग्जिस्ट नहीं करता। आप इसको प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो। कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेटर में -3 लिखिए पहले और फिर उस पर रूट दबाइए, तो कैलकुलेटर ऐसा पागल हो जाए कि कर क्या रहे हो। एरर का साइन दिखाता, ई लिखा आता है। और यदि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लोगे तो नॉट डिफाइंड, एनडी लिखा आता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का रूट रियल वर्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। और इसलिए आप क्वेश्चन 10th में जब आता था तो नॉट रियल लिख के छोड़ देते थे। लेकिन नेगेटिव नंबर का रूट निकालना भी अपन यहाँ पर सीखेंगे, और इसलिए क्लास 10th में अब बातें थोड़ी सी आपकी ज्यादा हो जाएंगी। 10th तक आप केवल ये पढ़ते थे कि डी पॉजिटिव तो रूट्स रियल अनइक्वल, डी जीरो तो रूट्स रियल इक्वल, और डी लेस देन जीरो तो रूट्स इमेजिनरी, सॉरी रूट्स नॉट रियल। 10th में आप ये पढ़ते थे। लेकिन क्लास 11 से अब अपन रूट्स इमेजिनरी होंगे। वो इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं, कैसे डिफाइन किया गया है, ये सब पर हमने डिस्कशन करना है। तो फिलहाल हमारी बात हमने स्टार्ट यहाँ से करी थी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। बिलोंग्स टू का मतलब ए बी सी आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं तो वो आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया। ये आपका पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर उससे बड़ा सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके बाद हमने एक डिस्कशन ये किया कि जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो तो डी पर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है। 3 टाइप का नेचर आप पढ़ते थे, और उसमें हम 3rd टाइप पे आपको बताया कि जब डी नेगेटिव आएगा तो रूट्स नॉट रियल होते हैं। लेकिन वो नॉट रियल रूट्स भी हम जब निकालेंगे तो जो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक के, वो रूट्स कहलाएंगे इमेजिनरी रूट्स। वो इधर बिलोंग करेंगे, जो कि 10 तक नहीं आता था। इतनी बात में आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आपका सवाल है? अनिरुद्ध 2 मिनट वेट करो, बस छोड़ ही रहे हैं। ठीक है। सो देखिए, आज तो आप ये मान के चलें कि इंट्रोडक्टरी क्लास था आपका। केवल आज की क्लास में आपने ये समझना है कि कितना डिस्टरबेंस है क्लास में, आपको हर चीज आपके कान तक पहुंच रही है कि नहीं, मेरा वॉइस आप तक क्लियर है कि नहीं, आप मेरे को देख लें। ठीक है। और दूसरा कि जो बातें आपको बोर्ड पे लिख रहे हैं वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। कल से जो है प्रॉपर आपने एक काम ये करना है, फेयर कॉपी जरूर साथ में रखना है। और एक आपको बात बताई कि आपने एक एडिशनल बुक रखना है जिसको आप फॉर्मूला बुकलेट बोलोगे। जो भी चीज़ आपको नहीं मिली, आज मैंने कुछ भी आपके साथ डिस्कस नहीं किया। ठीक है। पढ़ाई हमने इतनी सी भी नहीं करी। और आगे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कुछ शॉर्टकट आपके सामने रखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है। धीरे धीरे वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। आज केवल आप ये मान के चलें इंट्रोडक्टरी है, या आप ये समझ लें कि एक ट्रायल क्लास था, केवल ये देखने के लिए कि वॉइस आप तक आ रहा है कि नहीं, कितना डिस्टरबेंस हो रहा है, परसेंटेज ऑफ डिस्टरबेंस क्या है। दूसरा, बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप समझ पा रहे हो कि नहीं, आप रिस्पांस कैसे दोगे, रिस्पांस कैसे लोगे। ठीक है। ये सब बातों के लिए इंट्रोडक्टरी क्लास थी आज आपकी और अपनी। और अगली क्लास से हम प्रॉपर यहीं से शुरुआत करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं वहाँ पे आपके साथ शुरू करूँगा। फिलहाल इतनी बात, मैं बोर्ड पे जो कुछ भी आपको लिखा है इसमें कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी समझा नहीं, तो वो आप पूछ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दे आर इमेजिनरी। ये ऐसे नंबर जो है, आप बोलोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो रूट्स रियल डिस्टिंक्ट आएंगे या रियल इक्वल आएंगे। रियल नंबर तक तो आप सब नंबर जानते हो, लेकिन जब डी नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स इमेजिनरी आते हैं।
ठीक है, तो वो इमेजिनरी नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दे आर इमेजिनरी नंबर्स, दे आर ओनली इन आवर इमेजिनेशंस। आप इनको नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते, आप इनको देख नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा एक और वर्ड जो है वो रियल वर्ड के साथ साथ चलता है। आप बैठ के पढ़ रहे हो, आपके साथ भी शायद कोई बैठ के पढ़ रहा हो, एक इमेजिनेशन होती है ना, बिल्कुल वैसे इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, होते हैं लेकिन देख नहीं सकते इनको। ये नंबर है लेकिन नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं होंगे, आपको दिखेंगे नहीं। यस, पैरेलल यूनिवर्स। ठीक। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और एक बार जब अगली क्लास में हम आएंगे तो इसको फिर से रिवाइज करेंगे। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और जब आप फेयर कॉपी बना लेंगे तो उसमें एक बार फिर से मैं ये आपको लिखाऊंगा, आप ये चार्ट पर बना के इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। दिस इज अवर इंट्रोडक्टरी क्लास, और अगली क्लास से हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। कोई और आपके मन में क्वेरी, डाउट, सवाल है तो बच्चे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा, आयुष राउत। ठीक है, जेई करना है, बिल्कुल जी जान से जुट जाइए। ठीक है, 2 साल मिलते हैं आपकी लाइफ को, 2 साल में लाइफ को सही डायरेक्शन यदि दे दोगे तो आप, देखिए ये बस मैं 2 बातें बोल के खत्म करूंगा अपनी बात। एक तो ये है कि आप ये 2 साल बहुत मौज मस्ती कर लें और फिर पूरी उम्र स्ट्रगल करें, एक चीज होगी। और दूसरा, केवल ये 2 साल स्ट्रगल कर लें फिर लाइफ टाइम आपको बैठ के खाना ही। बस केवल इतना ध्यान रखना कि आपने अपनी डिग्री लेके जॉब के लिए भटकना है, कि आप ये चाहते हो कि जॉब आपके पास तक खुद चल के आए। बस इतना सा डिफरेंस क्रिएट करेगा, और ये डिफरेंस ही बहुत कुछ होता है। तो आपने इतना डिफरेंस क्रिएट करने के लिए अपनी पढ़ाई पे 2 साल बस फोकस करना है अच्छे से। आप एक बार बिल्कुल जुड़ जाइए जी जान से, बिल्कुल निकाल ले जाओगे, चाहे वो जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, या एआई पीएमटी हो, या जो आपका नीट का एग्जाम, पहले एआई पीएमटी उसको बोलते थे, अभी नीट उसको नाम दे दिया है। ठीक है, तो कुछ भी हो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। और एक और बहुत प्लस पॉइंट है, एक चीज और समझे, बहुत छोटी सी, कि जब ये स्टार्ट हुआ था जेई मेंस, तो स्टार्टिंग में इसमें आप जानते हो 175 सम्स आता था, 175 क्वेश्चन, और 3.5 घंटे मिलते थे पेपर सॉल्व करने के लिए। 3.5 घंटे में 175 क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, 175 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन इन मैथ्स, 50 क्वेश्चन इन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन इन केमिस्ट्री, 175 क्वेश्चन। फिर बाद में इनका इक्वल वेटेज करके इनको 50 50 50 पे लाए, फिर और कम किया 40 40 40, फिर हुआ 30 30 30, और अब आता है 25 25 25। तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए, एक चीज। दूसरा, पहले साल भर में एक ही एग्जाम होता था, अब साल में 4 एग्जाम ले रहे हैं जेई मेंस के। ठीक है, मार्च में भी लिया उन्होंने, अप्रैल में भी लिया, फरवरी में भी लिया था, मार्च में भी लिया, अप्रैल में भी होने का है, और अभी मई में भी होगा एक एग्जाम। जेई मेंस के 4 एग्जाम ले रहे हैं, और 4 एग्जाम में भी जो चारों में आपका बेस्ट स्कोर होगा वही कंसीडर किया जाएगा। चारों में जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस होगी वही लेंगे। आपका मान लो पहला पेपर किसी वजह से अच्छा नहीं गया, दूसरा भी अच्छा नहीं गया, तीसरा में बहुत अच्छा गया, चौथा फिर खराब हो गया, तो तीसरा वाला स्कोर आपका कंसीडर किया जाएगा। तो इतनी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है। ठीक है, 4 4 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे ही। इसलिए बहुत गोल्डन चांसेस हैं आपके पास, सही चीज आपने चूज करी है, बस उस पर लग जाइए जी जान से। क्या बुक्स हैं, कौन सी बुक्स हैं, कब लेना है, वो सब आपको स्टडी मटेरियल की जानकारी धीरे धीरे सब प्रोवाइड होगी। ठीक है, और भी कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे स्टाफ मेंबर में या फैकल्टी मेंबर्स में, किसी को भी। और अगली क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय एवरीवन। और किसी को कुछ पूछना है तो कह सकते हैं, अदरवाइज मीटिंग लीव कर सकते हैं। बाय एवरीवन। ओके प्राची, थैंक यू। Thank you very much, sir. Okay, thank you so much. Welcome everyone. Bye everyone. Welcome everyone.